Hi guys, my name is Kabir and you are watching CLAT Prep Adventure of Time and on today's session of कर लो बात we would be discussing a very crucial topic। यार सबको पता है schedules of the Indian Constitution जो है वो हमारा काफी क्रूशियल पार्ट है। आप शेड्यूल बनाते क्यों हैं? क्योंकि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर नहीं डाल सकते। इसी शेड्यूल में हम कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं कि यार अगर आपको देखना है तो यू कैन व्यू द अपेंडिक्स या शेड्यूल। अब 7th शेड्यूल आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 7th शेड्यूल के अंदर आती है 3 लिस्ट। ये 3 लिस्ट का काम क्या है? ये 3 लिस्ट का पर्पस क्या है? लेट्स सी। ये 3 लिस्ट जो है वो आर्टिकल 4 आर्टिकल 246 से अपनी पावर ड्रॉ करती है। मतलब इट शुड बी रेड विद आर्टिकल 4 एंड आर्टिकल 246। इट डिवाइड्स द पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनियन का काम क्या रहेगा एंड स्टेट का काम क्या रहेगा, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। अब भाई यूनियन के पास टोटल 97 सब्जेक्ट्स हैं। ये जो 97, 66 एंड 44 देख रहे हैं, दीज आर सब्जेक्ट्स। तो यूनियन के पास 97 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट के पास लिस्ट 2 में 66 सब्जेक्ट्स हैं एंड कॉन्करेंट लिस्ट में 44 सब्जेक्ट्स हैं। दीज सब्जेक्ट्स अमेंड ऑन डे टू डे बेसिस। मतलब अगर आप देखोगे तो इनकी आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी कि यार कितनी लिस्ट में कितनी एंट्रीज हैं। आपको सीधे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट में मिल जाएगी, constitutionofindia.net पे भी आप जाके सर्च कर सकते हो। सो अगर इसका अपडेट फिगर जानना है तो वहां से जाके सर्च कर लो। बाकी बेसिक अगर हम देखें तो 97, 66 एंड 44 सब्जेक्ट्स रहते हैं। मूविंग ऑन, अब एक किस रिगार्डिंग है तो इनको बोलते हैं द 3 लिस्ट। ये पहली लिस्ट जो है वो यूनियन लिस्ट है, सेकंड है स्टेट लिस्ट एंड थर्ड इज कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके क्लैट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना आपको इंपॉर्टेंट है। स्टेट लिस्ट के अंदर ये सारी चीजें ये आपको क्लैट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना इंपॉर्टेंट। कॉन्करेंट लिस्ट में तो क्वेश्चन आता ही आता है बिकॉज कॉन्करेंट लिस्ट काफी कंफ्यूजिंग होती है। अभी आपने बोला सर स्टेट लिस्ट और सेंट्रल की लिस्ट दो अलग अलग लिस्ट है। ये कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है भाई? सिंपल सी कहानी, जो मैटर्स बोथ स्टेट एज वेल एज यूनियन के बाद में शेयर करे जाएंगे उन्हें बोला जाएगा कॉन्करेंट मैटर्स। अब कॉन्करेंट मैटर्स जो है उनके बारे में हम कहानी बाद में समझेंगे। अब इस यूनियन की लिस्ट समझ लेते हैं। अब आप बोलोगे सर 97 सब्जेक्ट्स और आपने इतने से लिखे हैं क्यों? क्योंकि क्लैट एलिट जुडिशरी के एग्जाम्स में, इवन क्लैट पीजी के एग्जाम्स में यही सारे सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं बिकॉज ये सब्जेक्ट्स काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। तो एक बार ब्रीफ ओवरव्यू देख लेंगे और इस ब्रीफ ओवरव्यू को करने के बाद हमें ये सारी लिस्ट याद हो जानी चाहिए। आप बोलोगे सर इतनी सारी की सारी चीजें हम याद कैसे कर लें? इट टेक्स अ मैटर ऑफ टाइम। आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहोगे, आपको याद होने लग जाएगी कि यार ये काम तो यार यूनियन का ही हो सकता है, इसको स्टेट संभाल नहीं सकता। सिंपल सी कहानी भाई। फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, जीआरपी यानी कि क्या होता है फटाक से कमेंट सेक्शन में बताओ। रेलवेज जो आता है वो यूनियन लिस्ट का पार्ट है, इसलिए रेलवेज का बजट भी यूनियन पास करता है। सेंसस हमारा यूनियन करता है। लास्ट सेंसस कब हुआ था? 2011 में हुआ था, उसके 2021 में होना था पर कोविड आ गया। तो लास्ट सेंसस की रिपोर्ट कब आई है फटाक से कमेंट सेक्शन में बताओ। चलो, इंश्योरेंस, स्टॉक एक्सचेंज, बैंकिंग, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, रेडियो, टेलीविजन एंड कॉर्पोरेशन टैक्स, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर यूनियन अपना लॉ लेजिस्लेट करता है। अब स्टेट लिस्ट में क्या चीजें हैं? लेट्स सी। पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर की सिचुएशन है। पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड कोई चीज है, यानी कि कोविड की डिफरेंट स्टेट की अलग अलग गाइडलाइंस पब्लिक हेल्थ के अंदर आता है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर आता है। प्रिजन्स, रेलवे की पुलिस। अब देखो यहां पे रेलवे है, यहां पे रेलवे की पुलिस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पंचायत, क्योंकि पंचायत काफी ग्रास रूट लेवल के लोकल गवर्नमेंट के तौर पर वर्क करते हैं, इसलिए पंचायत इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर, लैंड रिफॉर्म्स, गैस, सैनिटेशन, ट्रेजर ट्रो एंड पर पर्सन का टैक्स। ये सब किस में आते हैं? स्टेट लॉ के सब्जेक्ट्स हैं। यानी कि स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबलीज, विधानसभा, विधान परिषद दोनों मिलके इन 66 सब्जेक्ट्स पे रूल करते हैं या इन 66 सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ लेजिस्लेट करते हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके क्लैट पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको याद कर लेना भाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड क्यूरेटेड लिस्ट है जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम से उठाई गई है कि यार ये तो पूछा ही जाता है। यूपीएससी लेवल के एग्जाम से भी आ चुका है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वील सी कॉन्करेंट लिस्ट। 44 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसपे स्टेट और सेंट्रल दोनों साथ में मिलकर लेजिस्लेट कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर कॉन्करेंट लिस्ट जो है, कॉन्करेंट लिस्ट का हिसाब किताब हमें समझ नहीं आ रहा, कब स्टेट करेगा कब सेंट्रल करेगा? भाई सिंपल सी कहानी है, सेंट्रल और स्टेट में जब भी डिस्प्यूट होगा सेंट्रल हमेशा सुपरसीड करेगा, लेकिन कुछ ऐसे मैटर्स यहाँ पे स्टेट को सुपरसीड करना चाहिए। चलो मूविंग ऑन, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर ये सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। अब देखो आप यहाँ पे थोड़ा चीजों को समझो। यहाँ पे हमने डिफेंस को इंक्लूड करा है, इधर हमने रेलवे, पुलिस और प्रिजन को इंक्लूड करा है, और यहाँ पे हमने क्रिमिनल प्रोसीजर को इंक्लूड करा है।
व्हाट डज दिस मीन? क्रिमिनल प्रोसीजर, आपने बोला सर क्राइम, तो मैंने जैसे पुरानी क्लास में बताया कि क्राइम में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, हर स्टेट के अंदर सेम प्रकार का क्राइम होना चाहिए, हर स्टेट में सेम प्रकार की पनिशमेंट होनी चाहिए, हर स्टेट में सेम प्रकार का प्रोसीजर होना चाहिए। पर यहां प्रोसीजर अलग क्यों है भाई? कुछ स्टेट में स्पेसिफिक टाइमलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ स्टेट में कुछ सर्टेन अमेंडमेंट्स किए गए, इसलिए आप जब भी अपनी बुक्स देखोगे, आपकी क्रिमिनोलॉजी की बुक देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल सीआरपी देखोगे, अब तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गया, उसमें कुछ कुछ नीचे अमेंडमेंट्स लिखेंगे कि यार ये चीजें इस स्टेट के अंदर एक स्पेशल अमेंडमेंट करा गया। तो क्रिमिनल प्रोसीजर, क्राइम का प्रोसीजर, क्राइम सेम है, पनिशमेंट सेम है, प्रोसीजर डिफरेंट है। ठीक है, चलो मैरिज के रिगार्डिंग लॉज, डाइवोर्स, अडॉप्शन, देख रहे हो थोड़ा पर्सनल लॉ के ऊपर हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं। फिर इलेक्ट्रिसिटी, भाई फॉर एग्जांपल आम आदमी पार्टी ने एक सर्टेन यूनिट्स ऑफ बिजली फ्री करके रखी है, एट द सेम टाइम कोई डिफरेंट स्टेट्स ने कुछ सर्टेन यूनिट्स ऑफ बिजली फ्री कर दी है। इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग रेगुलेशंस लेके आए, तो क्या है, स्टेट के डिफरेंट लॉज हैं, अलग अलग टेरिटरी के अलग अलग डिफरेंट लॉज हैं। एजुकेशन के रिगार्डिंग वेलफेयर स्कीम लेके आए, ठीक है, कि हम बच्चों को एजुकेशन के रिगार्डिंग स्कॉलरशिप देंगे। फॉर एग्जांपल आई डिड माय BA-LLB फ्रॉम NLU रांची एंड वहाँ उसके बाद फिर आई वेंट टू नालसा फॉर माई PG डिप्लोमा। ठीक है, फॉर ऑल दीज different institutions I got a scholarship from MP गवर्नमेंट, जिसे बोलते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। सो वो किसने दी? मुझे MP गवर्नमेंट ने दी। ऐसे डिफरेंट स्कॉलरशिप स्कीम्स होती है अलग अलग स्टेट की, झारखंड में भी चालू हो गई अब। चलो, फॉरेस्ट, पॉपुलेशन कंट्रोल, प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूअल्टी। अब प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूअल्टी इसमें क्यों डाल दिया हमने? एनिमल तो सबके हैं, एनिमल तो स्टेट के सब्जेक्ट्स ही है, एक तरह से स्टेट की प्रॉपर्टी है एनिमल, तो इसको इसमें क्यों डालिए? बिकॉज हर स्टेट में डिफरेंट लॉज है कि भाई एनिमल की क्रूअल्टी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जलीकट्टू एक बहुत बड़ा डिस्प्यूटेड मैटर है, जलीकट्टू होना चाहिए एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस या नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी तो एक प्रकार की एनिमल क्रूअल्टी है। बीफ बैन जो हम कर रहे हैं, पोर्क बैन जो हम कर रहे हैं, ये इंडिया में अलाउ करा जाना चाहिए कि नहीं करा जाना चाहिए? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, वेस्ट बंगाल में, डिफरेंट रीजन्स में जहाँ बीफ का कंजम्पशन होता है, तो वहाँ पे क्या रेगुलेशंस होंगे? तो प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूअल्टी is a concurrent law का subject, then economic planning. So these are different subjects that you need to take into consideration. अब एक बहुत important चीज जो मुझे लगता है as a CLAT aspirant, as a law aspirant, आपको अगर नहीं पता है तो आप क्या करो लाइफ में, वो है डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। अब डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन इंपॉर्टेंट क्यों हमारे क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से? किसी चीज को अगर आप डायरेक्टली नहीं करते तो उसको आप इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल मैंने बैन लगाया कि भाई बिहार एंड गुजरात इज अ ड्राई स्टेट, तो वहां पे आप अल्कोहल का कंजम्पशन नहीं कर सकते हो डायरेक्टली, तो इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते। अब इनडायरेक्टली कैसे करोगे? एग्जाम्पल देते हैं। तो बेसिकली ये पहले प्रिंसिपल क्या है, उस प्रिंसिपल को समझता है। व्हेन अ लेजिस्लेचर डज नॉट पोजेस द पावर टू मेक लॉ, जब लेजिस्लेचर के पास पावर नहीं है लॉ बनाने की अपॉन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, बट नॉनदलेस इनडायरेक्टली मेक्स वन। मेरे पास डायरेक्ट पावर नहीं है लॉ बनाने की, पर मैं इनडायरेक्टली बना देता हूं। अब इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा? जो दिल्ली में हुआ अभी रिसेंटली, जो दिल्ली में जो पॉलिटिकल बैकिंग के चलते चीजें हुई या पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हुआ, LG का जो डिस्प्यूट हुआ CM के साथ में, वो एक प्रकार का प्रॉपर एग्जांपल है डॉक्टर ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन से। सो यू कैन गूगल इट, यू कैन यूट्यूब इट, और आई वुड से इसके बारे में और रीड कर सकते हो आप द हिंदू पे या इंडियन एक्सप्रेस पे कि क्या हुआ था LG, हाउ LG इज लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, जो LG थे उनने अपनी पावर कैसे एक्सीड कर दी थी एक तरह से, या क्या CM ऑफ दिल्ली वाज वेल विद इन द पावर जब वो चीज किसी चीज को क्लेम कर रहे थे। सो एक बार उस केस के बारे में आप पढ़े एंड आपको समझ में आ जाएगा डॉक्टर ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन है क्या। सो आर्टिकल 246 बोलता है बेसिकली लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस की बात करता है ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर बाय आउटलाइनिंग द डिफरेंट सब्जेक्ट्स अंडर शेड्यूल 7। मतलब लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस दोनों की अलग अलग है, सेंट्रल की अलग है और स्टेट की अलग है, कॉन्करेंट पर दोनों की ऑलमोस्ट सेम हो जाती है, ठीक है, लेकिन सुपरसीड कर देता है कुछ सिनेरियो में, जैसे हमने देखा। सो 246 बोलता है सबका अपना अपना दायरा होता है, भैया आपका दायरा ये रहा, मेरा दायरा ये रहा, सिंपल कहानी। नेक्स्ट है शेड्यूल 7, यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। इस बारे में हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं क्योंकि इसको इसके साथ रीड करना है। याद है अपन ने पहले क्या देखा था? आर्टिकल 4 और आर्टिकल 246 के साथ में क्या रीड करा जाएगा? शेड्यूल 7, तो ये रहा 246, ठीक है। अब क्रक्स क्या है? क्रक्स इज व्हाटएवर लेजिस्लेचर कैन नॉट डू डायरेक्टली, इट कैन नॉट डू इट इनडायरेक्टली। आपने डायरेक्ट बैन तो लगाया नहीं, तो आपने इनडायरेक्ट बैन कैसे लगा दी किसी सब्सटेंस पे? जबकि पावर टू लेजिस्लेट नहीं है। तो अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं एक। चलो, अब जैसे स्टेट लॉ का एक सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक हेल्थ के रिगार्डिंग,
ठीक है। पब्लिक हेल्थ में फॉर एग्जांपल हम कोविड ले लो या HMPV वायरस आ गया। मान लो HMPV की ऐसी सिचुएशन रहती है कि इंडिया में बहुत भयंकर महामारी हो जाती है और ऐसा एक वायरस आया है कहीं से, सर्टेन कंट्री से ओरिजिनेट हुआ है एंड सेंट्रल इस लेवल पे मॉनिटरिंग कर रहा है, एडवाइजरी इशू कर रहा है, स्टेट इस लेवल पे बहुत ही ज़्यादा सख्त मॉनिटरिंग कर रहा है। पब्लिक हेल्थ की सिचुएशन बन चुकी है और कोविड जैसा लॉकडाउन लगना शुरू हो चुका है। आपको क्या लगता है जब ऐसा कोई हाइपोथेटिकल सा सिनेरियो बनेगा पब्लिक हेल्थ के रिगार्डिंग, कौन लॉ पास कर सकता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो सेंट्रल लेवल की बॉडी है, या फिर स्टेट की जो आपकी मेडिकल बोर्ड है, या फिर स्टेट की जो अथॉरिटीज है उनके पास पावर है? भाई सिंपल सी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ वेलफेयर जो है आपकी सेंट्रल लेवल की मिनिस्ट्री, उसके पास वेल विद इन पावर है कि वो सेंट्रल लेवल के रिगार्डिंग लॉ पास कर सकता है। लेकिन स्टेट के रिगार्डिंग लॉ कौन पास करेगा? स्टेट ही पास करेगा। अगर सेंट्रल ने पास कर दिया तो माना जाएगा कि वो क्या कर रहा है, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन कर रहा है, बिकॉज उसके पास पावर तो है नहीं, लेकिन तभी वो इनडायरेक्टली पावर में आना चाह रहा है या पावर बनाना चाह रहा है। तो ये था डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, आर्टिकल 246, आर्टिकल 4 एंड द 3 लिस्ट। अगर आपको ऐसे और टॉपिक्स के बारे में जानना है तो सब्सक्राइब कर लो फटाक से चैनल, एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड टू क्लैट प्रेप बाय टाइम। थैंक यू सो मच।